दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी रहे वैगनर ग्रुप के चीफ ने उनके खिलाफ हाल ही में झंडा उठा लिया था। वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन का रूसी सेना के अधिकारियों के साथ झगड़ा लंबे समय से चल रहा था, लेकिन ये ट्रिगर पॉइंट तब बना जब यूक्रेन सीमा पर रूस की तरफ से लड़ रहे सभी गुटों को रूसी फौज में रजिस्ट्रेशन कराने को कहा गया। हालांकि अभी ये मामला बिना किसी खून खराबे के टल गया है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अभी दोनों पक्षों में डील करा दी है। बताया ये भी जा रहा है कि डील फिलहाल पुतिन और रूस के फायदे में है, लेकिन इस बगावत से पुतिन को जबरदस्त झटका लगा है। रूस में अगले साल मार्च 2024 में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। हालांकि पुतिन के लिए चुनाव छोटे मोटे तमाशे से ज्यादा की हैसियत नहीं रखते रहे हैं। अपनी पार्टी ऑल रशिया पीपल्स फ्रंट के वह सर्वे सर्वा हैं और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में दूर दूर तक कोई उनके पीछे नहीं है। विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता जेल में हैं और पार्टियों का दायरा भी अभी ऐसा नहीं है कि वे चुनाव में पुतिन के सामने कोई बड़ी चुनौती पेश कर सके। लेकिन वैगनर ग्रुप की बगावत ने जाहिर कर दिया है कि अभी कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, अगर ऐसे हालातों में रूस में पुतिन चुनाव हार जाते हैं और वहां की सत्ता बदल दी जाती है तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, चलिए आज के वीडियो में इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस को हर दिन जान और माल का कुछ नुकसान उठाना पड़ रहा है। जी हाँ, अगर यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव तेज हुआ तो नुकसान बढ़ेगा और पुतिन की स्थिति कमजोर हो जाएगी। आने वाले चुनाव में भी उनके लिए मुश्किलें भी खड़ी हो सकती हैं। दरअसल किसी वास्तविक लोकतंत्र के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं होती है। एक नेता जाता है तो दूसरा उसकी जगह ले लेता है। व्यवस्था थोड़ी बहुत हिलडुलने के बाद अपनी रफ्तार से चलती रहती है, लेकिन जिस सिस्टम की धुरी पिछले 2 दशकों से एक ही व्यक्ति पर घूम रही हो, वहां उसके जाने से पूरी व्यवस्था के डगमगा जाने का डर बना रहता है। आपको बता दें कि यहीं से भारत के लिए भी चिंता शुरू हो जाती है, क्योंकि अभी 4 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें भारत की रूस पर काफी निर्भरता है। पहला तो तेल, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था का कोरोना के समय नुकसान होने से बचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। यूक्रेन पर रूसी हमले से पहले हम अपने कुल ऑयल इंपोर्ट का सिर्फ 2% कच्चा तेल रूस से मांगते थे, लेकिन अभी यह हिस्सा सीधे 20% हो गया है। खास बात यह भी है कि इसमें ज्यादातर तेल हम अपनी जरूरत के लिए नहीं मंगा रहे हैं। रूसी कच्चा तेल भारत में प्रोसेस होकर मुख्य रूप से यूरोप जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत एक तरफ कच्चा तेल का बहुत बड़ा इंपोर्टर है तो दूसरी तरफ भारत पेट्रोल और डीजल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी बन गया है। अगर रूसी व्यवस्था में बड़े बदलाव हुए तो इस कारोबार को कुछ झटका जरूर लग सकता है। ऑयल के अलावा रूस के साथ भारत का दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है सिक्योरिटी का। दरअसल बताया जाता है कि सोवियत यूनियन के टूटने के समय भारतीय सेना हथियारों के लिए 80% रूस पर ही निर्भर है। अभी यह निर्भरता कुल मिलाकर 47% तक सिमट गई है। फिर भी हमारी सेना के लगभग आधे हथियार रूसी ही हैं और उनमें कोई भी खराबी आने पर तकनीक और स्पेयर पार्ट्स के लिए हमें रूस की हेल्प लेनी पड़ेगी। माना यह भी जा रहा है कि अमेरिका, फ्रांस, इसराइल और इटली से काफी बड़ी खरीदारियों के बावजूद रूस पर हमारी सैन्य निर्भरता अगले 20 वर्षों तक बनी रहेगी। ऐसे में वहां होने वाली कोई भी बड़ी उथल पुथल इस मामले में हमारे लिए भारी मुश्किल खड़ी कर सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूसी स्पेयर पार्ट्स भारत में ही बनाने की बातचीत हमें तुरंत शुरू कर देनी चाहिए। रूस पर भारत की तीसरी बड़ी निर्भरता एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में है दोस्तों। जी हाँ, इस मामले में रूसी तकनीक पुरानी और ज्यादा खर्चीली है, लेकिन अमेरिकी न्यूक्लियर एनर्जी कंपनियां किसी भी तरह की एक्सीडेंट वाली सिचुएशन में कंपनसेशन मानने के लिए तैयार नहीं होती हैं। ऐसे में हमारे पास बेहद ही कम ऑप्शन है। एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में फिलहाल भारत अपने दम पर आत्मनिर्भर बनने की सिचुएशन में नहीं है, जिसके चलते भारत को रूस और अमेरिका जैसे देशों पर डिपेंड रहना पड़ता है। ऐसे में रूस में होने वाली हलचल से इस क्षेत्र में भारत को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन क्षेत्रों के अलावा भारत की डिपेंडेंसी रूस पर स्पेस की खोजबीन से भी जुड़ी हुई है। हालांकि भारत इसमें रूसी खेमा छोड़कर तेजी से अमेरिकी खेमे में जा रहा है। भारत की रॉकेट तकनीक शुरू में रूस पर निर्भर थी, लेकिन इसरो अब पूरे दम से इस मामले में आत्मनिर्भर होने की ओर कदम बढ़ा रहा है। बताया जाता है दोस्तों कि रूस ने क्रायोजेनिक्स यानी बहुत ठंडे ईंधन से चलने वाले इंजन के मामले में भारत की बड़ी मदद की है, लेकिन इंसान सहित किसी भी प्राणी को सुरक्षित ढंग से अंतरिक्ष में पहुंचाने की टेक्निक उन्होंने चीन को दे दी थी। हालांकि भारत के अकेले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा रूसी यान से ही अंतरिक्ष में गए थे। अभी भारत चंद्रमा की खोजबीन से जुड़ी अमेरिकी योजना आर्टेमिस का हिस्सा बनकर एक बड़ा ब्रेक थ्रू कर सकता है। रूस हमारे लिए इन 4 क्षेत्रों से हटकर भी कई मुद्दों पर साथ देता रहा है। 1962 से ही हर जरूरी मुद्दे पर हमें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रूसी समर्थन मिलता आया है। जवाब में हमने भी जरूरत पड़ने पर रूस का साथ दिया है। आज भी जब यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस हर तरफ से घिरा हुआ है तो भारत ने यूनाइटेड नेशन के किसी भी मुद्दे पर उसके खिलाफ वोटिंग नहीं की। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ
सालों में रूस भारत के मुकाबले चीन से कुछ ज्यादा ही नजदीक हो गया है। तो ऐसे में भारत और रूस की ये दोस्ती कब तक बनी रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। अगर रूस में सत्ता परिवर्तन होता है तो ऐसे में बताया जाता है कि वह चीन के ही ज्यादा नजदीक रहेगा। यही कारण है कि भारत भी अपनी दोस्ती रूस के मुकाबले अमेरिका से ज्यादा मजबूत बना रहा है। दोस्तों, भारत और रूस के रिश्ते की बात करें तो ये 70 साल से भी ज्यादा पुराना है। 13 अप्रैल 1947 को सोवियत संघ और भारत ने ऑफिशियल रूप से दिल्ली और मॉस्को में मिशन स्थापित करने का फैसला किया था। दोनों देशों के बीच शुरू हुआ दोस्ती का ये सिलसिला आज भी जारी है। भले ही वर्तमान में अमेरिका और भारत के बीच नजदीकियां बढ़ी हो, लेकिन हकीकत यही है कि भारत के सच्चे दोस्त के रूप में रूस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इतने सालों में इंटरनेशनल सिनेरियो बदल गए, कई देश ग्रह युद्ध की आग में झुलसते चले गए और कई देशों के बीच रिश्तों में गिरावट आई, लेकिन भारत और रूस के रिश्तों में आज तक कोई भी खटास देखने को नहीं मिली। भारत की हर मुश्किल में रूस हमेशा ही साथ खड़ा रहा है। दुनिया की परवाह किए बिना रूस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की दोस्ती निभाता रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी रूस ने 22 जून 1962 को अपने 100वें वीटो का इस्तेमाल कश्मीर मुद्दे पर भारत के समर्थन में ही किया था। दरअसल सिक्योरिटी काउंसिल में आयरलैंड ने कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत के खिलाफ एक प्रपोजल पेश किया था, जिसका अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के अलावा आयरलैंड, चिली और वेनेजुएला ने समर्थन किया था। इस प्रस्ताव के पीछे भारत के खिलाफ पश्चिमी देशों की बड़ी साजिश थी। इसका मकसद कश्मीर को भारत से छीनकर पाकिस्तान को देने की योजना थी, लेकिन रूस ने उस वक्त भारत की दोस्ती निभाई और इस साजिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा परिषद में रूस ने भारत का खुलकर समर्थन किया था और आयरिश प्रस्ताव के खिलाफ वीटो लगा दिया था। रूस की मदद ने भारत के खिलाफ प्रस्ताव को पास नहीं होने दिया। इससे पहले साल 1961 में भी रूस ने 99 वीटो का इस्तेमाल भी भारत के लिए ही किया था। तब रूस का वीटो गोवा मसले पर भारत के पक्ष में था। इसके अलावा दोस्तों, पहले भी रूस पाकिस्तान के खिलाफ और भारत के पक्ष में अपने वीटो का इस्तेमाल करता रहा है। भारत की इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी रूस ने एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। रूस की तकनीक और आर्थिक मदद ने भारत के विकास में बड़ी भूमिका निभाई है। वहीं दूसरी तरफ बोकारो फैक्ट्री, भाखड़ा नागल हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, दुर्गापुर प्लांट, निवेली थर्मल पावर स्टेशन, कोरबा पावर प्लांट, ऋषिकेश एंटीबायोटिक्स प्लांट और हैदराबाद फार्मास्यूटिकल प्लांट की स्थापना में रूस ने भारत की मदद की थी। इसके अलावा मुंबई में बना इंडियन इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट, देहरादून और अहमदाबाद में रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इंडस्ट्री की स्थापना में भी रूस ने हमारी सहायता की है। दोस्तों, रूस अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम में भी भारत की लगातार मदद करता रहा है। जैसे भारत ने साल 1975 में पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया था, जिसको रूसी मदद से ही तैयार किया गया था। साल 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा रूस के सोयूज T-11 स्पेस शटल से अंतरिक्ष में गए थे। इसके साथ ही वे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। इसके अलावा दोनों देशों के बीच मजबूत रक्षा संबंध भी है। भारत रूस की सेनाओं के बीच हमेशा सैन्य अभ्यास होते रहते हैं। भारत ने रूस की सहायता के लिए ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें बनाई थी, जिसमें रूस ने भारत के साथ अपनी सैन्य तकनीक भी साझा की थी। भारत ने रूस से कई हथियार भी खरीदे हैं। भारत के कुंडुकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र समेत अन्य संयंत्र निर्माण में रूस ने बड़ी भूमिका निभाई है। दोस्तों, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी रूस और भारत एक साथ नजर आते हैं। अब इन सब चीजों से इस बात का बहुत आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत के लिए रूस किस तरह एक बहुत बड़ा साझेदार रहा है। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, लेकिन भारत के परंपरागत दोस्त रूस का मिजाज नहीं बदला। पिछले 70 सालों में रूस को तमाम उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा, लेकिन रूस ने भारत का साथ कभी नहीं छोड़ा। खैर, भारत ने भी रूस की दोस्ती निभाई है। इस दौरान दोनों के बीच रिश्ते लगातार मजबूत होते रहे। दोनों देशों में सरकारें बदली और हालात बदले, लेकिन दोस्ती का सिलसिला कभी नहीं थमा। लेकिन अब माना जा रहा है कि रूस धीरे धीरे चीन की तरफ झुका जा रहा है, तो भारत अमेरिका की तरफ, जिससे आने वाले समय में दोनों देशों के बीच दूरियां बढ़ सकती हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या आने वाले समय में पुतिन को राष्ट्रपति से हटाया जा सकता है? अगर पुतिन रूस के राष्ट्रपति पद पर नहीं रहेंगे, तो क्या इससे भारत और रूस के रिश्ते पर इसका असर पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।